नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ और मेरे साथ संजय कुमार जी हैं। बिहार की चर्चा, बिहार के सवाल, बिहार के चुनाव के दौरान क्या कुछ हो सकता है? जो आप खेत-बधार, गाँव खलिहान, नुक्कड़ चौराहे, बाज़ार में चर्चा करते होंगे, मोटे तौर पर वो चर्चाएँ राजनेताओं और पत्रकारों के बीच में भी होती ही रहती हैं। क्या हो सकता है? किसके पास कितनी सीटें जा सकती हैं? किसका परफ़ॉर्मेंस क्या होगा? इस बार का नतीजा क्या हो सकता है? क्या सीटों का बँटवारा और टिकट का बँटवारा कुछ पेच फँसा सकता है? चुनाव में कमोबेश इसी तरह की बातें होती हैं, लेकिन इन बातों से परे कुछ समीकरण होते हैं और कुछ ऐसी तैयारियाँ होती हैं, जो बहुत हद तक चुनावों पर प्रभाव डालती हैं और उनका नतीजा आने के बाद असर समझ में आता है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे और जब मैं यह बात कह रहा हूँ तो ज़ाहिर है कि मैं एक आदमी की तरफ इशारा कर रहा हूँ और वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। पार्टी है उनकी एआईएमआईएम। अगर आप देखें तो तेलंगाना के बाद कहीं उनकी पार्टी बहुत मजबूत और बड़े जनाधार की है तो बिहार है। बिहार को उन्होंने क्यों चुना और पिछले 10 वर्षों से लगातार वो अपना खून पसीना बिहार में बहा रहे हैं, इसका कोई न कोई कारण ओवैसी के पास होगा ज़रूर, लेकिन बिहार में ज़मीन पर ओवैसी उनकी पार्टी का जो अब जनाधार और असर दिख रहा है, वह कारण जो उनके पास रहा होगा या वह जो उनका नज़रिया था बिहार में आने से पहले का, वो अपने आप में मायनेदार है, यह तो आप कह सकते हैं, आज के हालात को देखते हुए। और जब मैं ये कह रहा हूँ, तो मैं कटिहार की ताज़ा रैली का ज़िक्र कर रहा हूँ। कटिहार की ताज़ा रैली में जो भीड़ थी और जो नारा था, ओवैसी का हौसला वो बढ़ा गया होगा और उनकी पार्टी के भीतर कहीं न कहीं ये भरोसा भी कि तमाम तरह के जोखिम और तमाम तरह के अलगाव के बाद भी कि कोई आपको छूना नहीं चाहता है, कोई आपको अपने पास लाना नहीं चाहता है। आपके पास बहुत सारी संभावनाएँ हैं और आपके लिए भविष्य दिखता है। इसीलिए वैसे ही बिहार में सीमांचल के इलाके से बाहर निकल कर के दूसरे ज़िलों में भी जाना चाहते हैं और सीटों की संख्या लड़ने के लिहाज से बढ़ाना चाहते हैं पिछले चुनाव के मुकाबले। पिछले चुनाव में 20 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, 5 पर जीते थे। दुर्भाग्य ये था कि उनमें से संजय जी मेरा अनुमान है कि 4 लोग चले गए थे आरजेडी में। सर, बिल्कुल सर। और अब 19 मेरा सीटों पर लड़े सवाल थे। आपसे संजय जी ये है कि ओवैसी सीमांचल में प्रभावशाली रहे हैं पिछले चुनाव में। इस बार भी क्या वैसा असर दिखेगा? और सीमांचल के बाहर जैसे दरभंगा है, मधुबनी है, चंपारण है, सासाराम है, इन ज़िलों में अगर वो जाने का मन बना रहे हैं, तो इस मन बनाने से उनके मन की मुराद क्या पूरी हो पाएगी? बिल्कुल आपने सही कहा सर। 19 सीटों पर ये लड़े थे पिछली बार अच्छा। और 19 में 5 ये जीत गए थे। हुँ, 5 सीटों पर इनकी जीत हुई थी और बिल्कुल आपने सही कहा कि 4 जो इनके विधायक थे, वो आरजेडी में चले गए थे और जो इनके एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, बस उनको वही छोड़ दो। उनको हुँ, छोड़ के बाकी हुँ, सारे। लेकिन क्लासिक ये रहा कि जो 2024 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ, इस हुँ, लोकसभा चुनाव में भी 2 विधानसभा की सीटें ऐसी रही, जहां हुँ, ये लीड ठीक है, वो वहां से कांग्रेस जीत गई किशनगंज में, हुँ, लेकिन लीड ओवैसी की पार्टी वहां से विधानसभा में अच्छा। भी काउंटिंग के क्रम में, मतलब उस टेम्पो को ये बरकरार रखे। एक हुँ, दूसरी चीज, तो एक मैं छोटा आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हुँ, 17.70% मुस्लिम है बिहार, हुँ, 4% जिनको अशराफ लोग बोलते हैं, जिसमें हुँ, शेख, सैयद, पठान ये सब लोग हैं। हुँ, 3% पिछड़ा है, जिसको अजलाफ भी कहते हैं, हुँ, और 10% पसमानदा मुस्लिम। ये जो हुँ, आंकड़े, लेकिन इसमें क्लासिक ये देखा गया पिछली बार 2020 के जो आंकड़े हैं हुँ, कि 20% से कम जहां मुस्लिम थे, वहां 3 सीट ये जीतते हैं। 20 से 30% जहां मुस्लिम है, वहां ये 4 सीट जीतते हैं। हुँ, 30 से 40% जहां मुसलमान है, वहां सुन ले कोई सीट ये नहीं जीत पाते हैं, यानी कि क्योंकि पोलराइज़ेशन हो जाता है।
ये पोलराइजेशन हो, और जहां 50% मुस्लिम है वहां मात्र एक सीट इनकी जीत होती है। हम्म, तो असुद्दीन ओवैसी इस बात को कह भी रहे थे, पोलराइजेशन की बात वो कर भी रहे थे, और जेडीयू कांग्रेस भी ये आरजेडी कांग्रेस भी इस बात को कर रही हम्म, थी। असुद्दीन ओवैसी ने इस बात को यूथ को, चूंकि वो 3 दिन से सीमांचल में है, उन्होंने लोगों को समझाया हम्म, कि आप कब तक, जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई कब तक आप लालटेन में तेल बन करके जलते रहिए, हम्म, तेल तो आप हैं और वो लालटेन किसी और का है, रोशनी किसी और को मिलती है, हम्म। तो थोड़ा आप वहां से निकलिए। और इसीलिए ने इस बार उन्होंने कहा कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 100 सीटों पर। ओवैसी वो की पार्टी। वो तो कहे कि भाई मैंने तो आरजेडी से 6 सीट पर मांगने गया था कि हम्म, मुझे 6 सीट दे दीजिए, है ना। रश्मि रथी आप भी पढ़े होंगे दिनकर का कि हम्म, दे दो तो मुझको 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम्म, दुर्योधन वह भी दे न सका, समाज आशीष का ले न सका। तो अब तो ये ओवैसी वही कह रहे हैं कि हम्म, भाई मैं तो 6 सीट मांगने गया था आरजेडी से, कि हम्म, भाई 6 सीट हमें दे दीजिए और बाकी आपको जैसे जहां है लड़ लेना है, लड़ लीजिए। हम्म। वह 6 सीट भी इनको नहीं दी गई। संजय जी, और मैं यहाँ आना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव के लिए ओवैसी को 6 सीट दे देना कोई बड़ा काम नहीं था, मुश्किल भी नहीं था। अगर वो वीआईपी को अपने साथ जोड़ सकते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी तो कहीं दमदार ताकतवर नेता है और मुसलमानों का एक मुश्त वोट आ सकता था ओवैसी अगर तेजस्वी यादव के साथ खड़ा होते हैं तो। यानी कि बंटवारे का जो डर है या उसकी आशंका सीमांचल में या जहां भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उस डर से आप मुक्त हो सकते थे। आप अपनी जीत तय मान सकते थे। ओवैसी ऐसी पार्टी के नेता हैं जो बीजेपी या बीजेपी की अगुवाई वाली किसी भी सरकार के साथ नहीं जा सकते हैं, उनकी राजनीति जाने ही नहीं देगी, वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि ओवैसी के पास एक ही विकल्प था कि चुनाव के बाद भी वो भाग करके आते तो यहीं आते जहां तेजस्वी यादव का गठबंधन होता। तो फिर उन्होंने ये 6 सीटें क्यों नहीं दी? बहुत ज्यादा तो मांग नहीं रहे थे, बहुत उन्होंने तो 100 सीटों पर लड़ने का जो मन बनाया है। तेजस्वी यादव अगर आ जाएं, अपनी हामी भर दें, साथ लड़ लें तो 6 सीटें दे दें, हम लड़ जाएंगे। यह भी क्यों नहीं हो पाया? वही तो लगता है कि अब तेजस्वी जी को कौन सलाह दे रहे हैं कि भाई आप पारस जी की पार्टी को आप देने के लिए तैयार हैं। हम्म, आईपी हम्म, गुप्ता जो अभी अभी ताती तत्वा का एक उन्होंने सम्मेलन करा दिया गांधी हाँ, मैदान में, उनको हम्म, आप देने के लिए तैयार है। पान पार्टी उनको लोग कहते हैं बिहार में। और ओवैसी जिनकी एक अपनी पकड़ है, अपना ये है, अगर हम्म, उसको भी सीमांचल की सीटों को हम लोग देख लें, हम्म, पर पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज 24 हम्म, विधानसभा की सीटें हैं। हम्म, अगर सीमांचल में ही आप रोक देते हैं हम्म, ओवैसी को और 6 सीट उनको दे देते हैं, क्या आपको फर्क पड़ जाता है? चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी आप ही के तो समर्थन में खड़े रहेंगे, आपकी सरकार बनाने में तो बाधक नहीं होंगे। लेकिन हम्म, तेजस्वी को लगता है कि हम क्यों एक नई ताकत पैदा करने दें, फिर ये बार्गेन करेंगे, फिर ये सरकार में अपनी जगह मांगेंगे, फिर मंत्रिमंडल में कहेंगे कि हमको ये विभाग चाहिए, वो विभाग चाहिए। लेकिन क्या कभी किसी के रोकने से कोई रुका है क्या? अगर संजय जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तेजस्वी यादव के सलाहकार या तेजस्वी यादव खुद भी जब चुनाव समीकरण और बिहार की राजनीति के बारे में सोचते होंगे, उनको इस बात का डर रहा कि अगर ओवैसी आ जाते हैं तो धीरे धीरे जो पकड़ आरजेडी की मुसलमानों के ऊपर है, जो भरोसा आरजेडी के ऊपर मुसलमानों का है, वो शिफ्ट होकर के ओवैसी के पास चला जाएगा। वो आएंगे तो 6 सीट के लिए, लेकिन धीरे धीरे पूरा का पूरा जो मुस्लिम समाज है उसके साथ वो बाहर निकल जाएंगे। और यह डर जो है वो कमोबेश वैसा ही है जैसा वो पप्पू यादव के साथ या कन्हैया कुमार के साथ पाले बैठे हैं, कि इन लोगों को अगर ज्यादा प्रमोट करेंगे, इन लोगों को जगह देंगे, तो हो सकता है कि भविष्य में तेजस्वी यादव की लीडरशिप की जगह पर ये कहीं खड़ा हो जाएंगे और चुनौती यही बन जाएंगे। कहीं यह डर तो उनके भीतर नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा सर, है डर। लेकिन हम्म, क्या पप्पू यादव इनके लेकिन रोकने से स्वाभिमानी है। पप्पू यादव रुक गए क्या? हम्म, पप्पू यादव के लिए तो जाकर के तेजस्वी ने यह कह भी दिया कि किसी और को आप वोट कर दीजिएगा लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं कीजिएगा। ये हम्म, पूर्णिया की सभा में पब्लिक हाँ, डोमेन में। दो गठबंधन लड़ रहे हैं, तुम चाहो तो जाके एनडीए को दे दो, लेकिन उसको मत दो। हाँ, मत जी। हम्म,
तो क्या लोगों ने पप्पू यादव को वोट नहीं किया? पप्पू यादव चुनाव नहीं जीत गए। वैसे ही अगर ओवैसी मुसलमानों के बीच में जा करके, खास करके यूथ के बीच में जा करके तकरीरें करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आपके हिस्से में क्या आया, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, आपकी राजनीतिक भागीदारी क्या आया, बता दीजिए। आप तो हमेशा ठगे गए, इस वजह से कि बीजेपी का डर दिखाया जाता है और आप बुलंद होते हैं और किन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं। तेजस्वी जी का जो भी डर रहा हो, लेकिन जब उनका प्रेजेंस है वहां, तो वैसी हाँ, तो आप उसमें नकार सकते नहीं हैं। मुझे तो लगता आप है कि उसको ये बता नहीं व्यवहारिक सकते फैसला हैं। नहीं है। ये गलत फैसला है कि आप ये 6 जो सीटें उस आदमी को नहीं दे रहे हैं, जो जी आदमी आपकी जीत का बड़ा मतलब आधार बन सकता है। हाँ बिल्कुल, आधार ही नहीं बन सकता है, बल्कि पूरे बिहार में जो 45 से 50 सीटें हैं, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं बिहार की, वहां पर चूंकि कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, आरजेडी और ओवैसी की पार्टी है, सारे और लोग, थोक वोट में मुसलमान वोट आता है। तो पूरा वोट ट्रांसफर होने की गुंजाइश थी ना। अब बिल्कुल। ओवैसी तलाश रहे हैं, तेज प्रताप यादव से भी संपर्क की बात चल रही है। अब हुँ, अगर तेज प्रताप और बसपा और ओवैसी ये सब लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा वोट, जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूं, फिर मैं आज दोहरा दे रहा हूं हुँ, हुँ, कि 37.26% वोट एनडीए को आता है और उनके हिस्से में आ जाती है 125 सीटें, और हुँ, 37.23% वोट आता है इंडिया गठबंधन को और वो 110 सीटों पर उठ जाता है। मतलब पॉइंट थ्री 0.3%। परसेंट 0.3% का अंतर आपको सत्ता से बाहर कर देता है और कोई सत्ता में आ जाता है। जब हुँ, 0.3% का इतना मतलब है, फिर आप कैसे मान रहे हैं कि ये जो है आप बहुत प्रभावित नहीं कर पाएंगे? एक और आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, हुँ, 11 ऐसी सीटें रही पिछली बार जहां पर जीत और हार का अंतर 1000 से कम रहा, मतलब 12 वोट से भी लोग हारे और मैक्सिमम 935 तक। 11 सीटें। 11 सीटें, 22 हुँ, सीटें ऐसी रही, 22 सीटें जहां पर 2000 के अंतर से लोग हारे, 22 या 23 सीटें। अच्छा। 35 सीटें ऐसी रही जहां जीत हार का अंतर 3000 रहा। 46 सीटें ऐसी रही जहां जीत और हार का अंतर 4000 रहा, और 56 सीटें ऐसी रही जहां जीत हार का अंतर 5000 रहा। अगर आप 55 सीट को ही जोड़ करके देखें तो 1000 से 5000 के बीच में जीत हार का अंतर हो जाता है। हुँ, हुँ। अगर ओवैसी किसी के साथ गठबंधन करते हैं और अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक देते हैं, मुसलमानों को ही पोलराइज करने में कामयाब हो जाते हैं और 1000 से 5000 वोट ले आते हैं, जिस अंतर की बात मैं तो कर रहा हूं, नतीजा बदल जाएगा। तो नतीजा बदल जाएगा। ये अब संजय जी जो कह रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इस पर गौर कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि 11 सीटें ऐसी रही हैं जो 1000 से कम वोट के अंतर से हार-जीत तय कर गईं। 22 सीटें ऐसी हैं 2000 यानी कि 2000 के अंतर से हार-जीत तय करने वाली सीटों की तादाद 33 है। 243 विधानसभा में अगर 33 सीटें, यानी कि लगभग 15% आप मानिए। 15% सीटों का फैसला 2000 वोट से हो जाता है, उससे कम से मतलब 100 से लेके 2000 तक का। और कोई पार्टी जो 2000 वोट भी काट लेती है, तो किसी न किसी की जीत या किसी न किसी हार को तय कर रही है। ओवैसी आज की तारीख में हैसियतमंद आदमी है, बिहार में और ख़ास करके मुस्लिम बहुल इलाकों में। और संजय जी वही कह रहे हैं। संजय जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जो पहले मैंने कहा कि सीमांचल के बाहर सीमांचल में तो मुझे लगता है कि अब भी उनका रसूख है, जनाधार है और कटिहार की रैली बताती है, रोड शो बताता है कि वो चल रहा है और है। तो उनकी जो न्याय यात्रा चल रही है ओवैसी की, अब वो बिहार के बाकी इलाकों में जाती है जहाँ-जहाँ उनकी नज़र है। मसलन हमने कहा कि सासाराम हो, चंपारण हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो। क्या उसका नतीजा हो सकता है और वहाँ कितना भाव मिलेगा ओवैसी को? देखिए, पिछली बार की जीत ने एक हुँ, भरोसा तो दिला ही दिया है ना हुँ, कि ओवैसी भी बिहार में जीत सकते हैं। हुँ, ठीक है, हुँ, एक्सट्रीम पॉलिटिक्स को जनता स्वीकार नहीं करती, वो एक्सट्रीम पॉलिटिक्स जिसके द्वारा भी किया जाए, हुँ, हुँ, वो दक्षिण पंथियों के द्वारा किया जाए, वामपंथियों के द्वारा किया जाए, ओवैसी के द्वारा किया जाए, लेकिन 5 सीटें जीतने के बाद तो एक
प्रेजेंस तो हो ही गया है हम्म, ना। हम्म, इस सच्चाई को तो हम लोग स्वीकार करेंगे। हम्म, तो जो भागलपुर बांका का इलाका है, जो कोसी का जो इलाका है जहां 66 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं, हम्म, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिस तरफ का रहे हैं, फिर वो जो सारण, गोपालगंज, सिवान की जो सीटें हैं, तो सासाराम, कैमूर का जो शाहाबाद का इलाका है, वहां की जो सीटें हैं, जो हम्म, मगध की सीटें हैं, अगर 100 सीट को अगर इन्होंने चिन्हित कर लिया कि कहाँ मुसलमानों की आबादी जो है वो 30 से 40% है, या 40 से 50% के बीच में है, या 20 से 30% के बीच में है, और अगर वहां पर वो वैसी उम्मीदवार उतार करके एक हम्म, दल के साथ गठबंधन करते हैं, जिसकी चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ इनका गठबंधन की बात चल रही है। हम्म, हम्म, आप यादव ने भी एक पार्टी बना रखी है, जनशक्ति जनता दल, उनका भी अपना कुछ तो प्रभाव होगा, लालू के पुत्र तो हैं। अगर ये सब कुछ मिला करके कोई दमदार कैंडिडेट ही वो खोज करके ले आए, जिनके अपने झोली में 2-4-5 हजार वोट हो, ऐसे होते हैं कि लोग हम्म, निर्दलीय भी लड़ते हैं तो उनकी झोली में कुछ वोट होता है, लगता है कि कोई पार्टी का सिंबल मिल जाएगा तो उनके कुछ वोट जुड़ जाएंगे, तो कम से कम हमारी जमानत तो बच जाएगी। ये सब प्रयोग होता है चुनाव। हम्म, और वैसी इस तरह से प्रयोग करते हैं और 100 सीट पर उम्मीदवार देते हैं। हम्म, मुझे लगता है कि जीतने के लिए तो ये सीमांचल में ही इनकी संभावना लगती है, हम्म, लेकिन खेल तो ये बिगाड़ देंगे, और बिगाड़ खेल सकते हैं। हाँ, हम्म, खेल हम्म, तो ये संजय, अभी आपने तेज प्रताप यादव का जिक्र किया, मैं उस पर आना चाहता हूँ, क्योंकि हालांकि विषयांतर है फिर भी वो जरूरी है। अ, एक बात जो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि ये भी संजय जी ने कहा कि 17% से ज़्यादा 17.7% मुस्लिम वोट है। 13 करोड़ की आबादी में 17.7% अगर आप देखते हैं तो 2.25 करोड़ के आसपास की आबादी बनती है। 2.25 करोड़ में 60% लोग अगर वोट देते हैं तो भी 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 35 लाख के आसपास लोग वोट दे रहे हैं। इतना बड़ा चंक बहुत कुछ तय करता है। बिहार में लेकिन संजय जी एक सवाल मेरे हम मतलब अभी आप चर्चा के दौरान आया कि अब्दुल गफूर के बाद कोई सीएम बिहार का मुसलमान नहीं हुआ है। जितने नेता हैं, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, तारिक अनवर हो, या फातमी हो, या अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, ये सब किसी न किसी दल के साए में चलने वाले नेता हैं। मुस्लिम नेता बिहार में खड़ा नहीं हुआ, और वैसी एक बड़े मुस्लिम नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने अपनी जगह बनाई। एक राज्य में छोटी पार्टी के जरिए चलते चलते आज वैसी उस राज्य से बाहर उत्तर भारत के बड़े मुस्लिम नेता होने कहलाने लगे हैं। बिहार में कोई मुस्लिम नेता पैदा नहीं हुआ, ऐसा क्यों है? इसलिए कि लगातार, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जब 1950 में कांग्रेस कार्यकारिणी बनी थी, हम्म, क्योंकि मुसलमान तो कांग्रेस के साथ ही खड़े थे, तो हम्म, कांग्रेस कार्यकारिणी बनी थी। हम्म, हाँ, हेलो जी, हाँ कर लेंगे कर लेंगे। तो जो कांग्रेस कार्यकारिणी बनी थी, तो हम्म, उस कांग्रेस कार्यकारिणी में 20% मुसलमान थे, 20%। हम्म, और 1970 आते आते इनकी हम्म, संख्या घट करके 5% हो 5% हो। अच्छा, हम्म, और बाद में आपको याद होगा वो घटनाक्रम, हम्म, एक जब ताला खुलवाने में राजीव गांधी का योगदान था, जब बाबरी मस्जिद का ताला खुला था, हम्म, कैसे राजीव गांधी ने राम राज्य की बात की थी, इसके हम्म, बाद मुसलमान छिटके, भागलपुर दंगा भी आपको याद होगा। हम्म, हम्म, कांग्रेस से मुसलमान छिटक गए थे, और कांग्रेस से मुसलमानों के छिटकने के बाद एक बड़ा ही एक सवाल था कि ये मुसलमान हैं किसके साथ खड़े। बिल्कुल आपने सही कहा, 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर अब्दुल गफूर थे बिहार में, 13वां हम्म, मुख्यमंत्री थे। हम्म, और सबसे अधिक 85 में, 1985 में 34 विधायक मुसलमानों के बने थे, जब संयुक्त बिहार। हम्म, उसके बाद कभी उतने विधायक नहीं बने, विधायकों की संख्या घटते गई। इस बार भी आरजेडी ने 17 उम्मीदवारों को टिकट दिया, मात्र 8 जीते। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया, 4 जीत पाए। जेडीयू ने 11 को टिकट दिया, एक भी नहीं जीत पाए, और 5 असुद्दीन ओवैसी के। तो 8 4 12 5 17, यही 17 विधायक
इस बार के विधानसभा में जीत करके आए थे, 4 हालांकि बाद में फिर चले। हुँ, तो नेतृत्व के तौर पर एक बड़ा चेहरा थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। हुँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी को क्या आरजेडी ने प्रमोट किया क्या? हुँ, नहीं किया। कांग्रेस के बारे में मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने किसी मुस्लिम चेहरा को कभी आगे कर करके बिहार की सियासत नहीं की। अभी भी राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनके हुँ, सियासत के केंद्र में है दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, इन्हीं के बीच में वो बात कर रहे हैं। आपको आरक्षण 30% कर देंगे, इनको 50% से ऊपर का कैप तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जो तेलंगाना और कर्नाटक में जो मुस्लिम मुखातिब हुए इनकी तरफ, हुँ, उन मुसलमानों के बारे में ये बात नहीं कर रहे। तो एक सवाल तो है कि हुँ, क्या कारण है कि मुसलमान इनसे छिटकते गए? और जो आपके सवाल थे, जो सवाल बड़े मौजूद सवाल है कि हुँ, जब किसी ने कोई नेतृत्व पैदा नहीं होने दिया, इंडिया गठबंधन ने, एनडीए गठबंधन की बात छोड़ दीजिए, वहां जब नीतीश कुमार थे तो अपने तरीके से उन्होंने नेतृत्व दिया था और कई लोगों को राज्यसभा भेजा, कई लोगों को उन्होंने प्रदेश में भी महत्वपूर्ण जगह दी। हुँ, लेकिन उसके बाद संभावना थी आरजेडी में, कांग्रेस में, जहां इन लोगों ने उनके नेतृत्व को नहीं आगे बढ़ने दिया। और इसकी संभावना बनी थी 15 में, जब लगा था कि अलायंस की सरकार बनी थी तो हुँ, डिप्टी सीएम के तौर पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को जगह दी जाए। जगह किनको दी गई? तेज प्रताप जी को और तेजस्वी जी हुँ, को। तो ओवैसी उस स्पेस को भरना चाहते हैं कि अगर 17.70% मुस्लिम हैं और हमारा पैन इंडिया एक अपनी पहचान है, हम अगर स्थापित नेता के तौर पर हैं, हमारी एक मजबूत आवाज पार्लियामेंट में गूंजती है, जिसकी गूंज बिहार के भी मुसलमानों के बीच में सुनाई पड़ती है, तो क्यों हुँ। ना हम बिहार को साथ हैं। और यही कारण है कि इनको स्पेस मिलता हुआ दिख हुँ। संजय जी ने 2 बातें कही हैं, मुझे लगता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ इन ब्रीफ। एक बहुत मार्के की बात आपने कही कि 1989 में जब भागलपुर का दंगा हुआ, उस समय बिहार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे, दिल्ली में राजीव गांधी की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस थी और बिहार में भागलपुर दंगों में मुसलमानों के ऊपर कहर बरपा था। मुसलमानों का मन फटा, मोह भंग हुआ कांग्रेस से और वो शिफ्ट हुए। तो जनता दल था, जनता दल टूटा तो उसके अंदर आरजेडी और जेडीयू के बीच में मुसलमान चलते रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि मुसलमानों का नेता होने के बाद भी किसी भी दल ने मुस्लिम नेता को प्रायोरिटी नहीं दी, उसको आगे नहीं बढ़ाया, उसको मुस्लिम नेता बनने नहीं दिया। तो वो जो वैक्यूम था, उस वैक्यूम को ओवैसी ने आकर के भरना शुरू कर दिया है। तो हाशिए पे कटे हुए समाज के भीतर जो अपनी भी तकलीफ लेकर के चल रहा था, उसको वो हवा देते हैं। उसके घाव पर मरहम डालते हैं और उनकी पूरी रैलियाँ, उनके पूरे बयान जो होते हैं, वो मुसलमानों को टारगेट करके होते हैं। इसलिए शायद उनके भीतर वो बात वो भर पाते हैं, जो बहुत समय से खाली रही है। और संजय जी ने एक और बात कही मुझे लगता है वो भी मार्क करनी चाहिए कि 1985 यानी कि 15 और 25 40 साल हो गए। 10% भी मुसलमान कभी विधानसभा में नहीं आए। 34 संख्या थी 1985 के चुनाव में मुसलमानों की, बिल्कुल संजय जी भी ने कहा। उसके बाद से लगातार वो घटती चली गई है और आज 17 हैं। यानी कि मुस्लिम जो है वोट तो है, लीडर नहीं है। बिहार में और लीडर मुसलमान हो, यह बात ओवैसी ने अपने आप को वहाँ खड़ा करके साबित करने की कोशिश की है। लाज़मी है कि वो वोट काट रहे हैं। मुसलमानों के मन के साथ अपनी मुराद जोड़ रहे हैं और उसका असर कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन के ऊपर पड़ेगा। अब संजय जी मेरा आखिरी सवाल जो मैंने कहा कि मैं पूछूँगा, तेज प्रताप का आपने ज़िक्र कर लिया तो अब सवाल मेरे भीतर कौंधा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में तेज प्रताप यादव को कथित तौर पर बाहर कर दिया गया है। वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने बूते लड़ेंगे, लेकिन परिवार के भीतर भी जो लोग हैं, वह वो लोग भी तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, खास करके रोहिणी की बात मैं कर रहा हूँ। यह जो परिवार के भीतर खटपट है, इसका असर चुनाव में होगा। रहा। निश्चित रूप से होगा। लालू प्रसाद मौन है। हुँ, रोहिणी आचार्य ने हालांकि फिर से जो अनफ्रेंड कर दिया था, वो अपने परिवार के लोगों को फ्रेंड कर लिया है। हुँ, लेकिन तेजस्वी जी ने फिर से एक बार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। और डैमेज कंट्रोल का ये था, यहाँ तक था कि उन्होंने कहा कि मैं तो रोहिणी की गोद में खेला,
वो तो हुँ, मेरे लिए बहन नहीं है बल्कि मेरे लिए माँ की तरह है। हुँ, लेकिन लालू प्रसाद जी चुप्पी लगाए और चर्चा तो यहाँ तक है कि हुँ, कुछ लोग जो लालू प्रसाद से उम्मीद लगाए हुए थे कि अगर हुँ, हम उनके नजदीक होंगे तो हमारी टिकट की तो गारंटी होगी। वो अब भी नहीं हो रहा है। वो लोग कटने लगे हैं। हुँ, लालू की नजदीकियां मेरे लिए टिकट कटने का कारण न बन जाए, इस बात की भी चर्चा है। तो हुँ, परिवार में अभी भी घमासान है। तेज प्रताप ने तो कहा कि अब तो हम निकल चुके हैं मैदान में, फैसला हुँ, वहीं होगा, हम हुँ, जीतेंगे हम हारेंगे क्या होगा वो तो वहीं तय होगा। हुँ, और वो लड़ेंगे। कहते हैं कि असली बारिश तो हम ही हैं लालू प्रसाद जी के। तो मीसा भारती, रोहिणी, लालू प्रसाद की मौन सहमति, मैं इसको मौन सहमति ही कहूंगा, हुँ, मौन हुँ, सहमति कहीं ना कहीं से तेज प्रताप यादव को ताकत तो दे ही रहा। और रह गई बात कि ये लोग भी समझते हैं हुँ, कि आरजेडी में एक व्यक्ति जो स्वीकार्य है वो है लालू प्रसाद। ठीक है वो हुँ, कितने एक्टिव है एक्टिव नहीं है, लेकिन आज भी लालू प्रसाद के नाम पर ही ये पार्टी है, पार्टी खड़ी है। तो हुँ, प्रताप यादव कह रहे हैं कि भाई मेरे माता पिता की तस्वीर तो मेरे दिल में है, कोई पार्टी हुँ, से मुझे निकाल सकता है लेकिन माँ पिताजी से कोई मुझे वंचित कर कैसे सकता है। तो लालू राबड़ी जी के नाम पर ये चुनाव में जाए। अपने परिवार के लोगों के साथ जो अपमान हुआ है इसकी भी चर्चा वो मंचों से कर रहे हैं। सुदर्शन हुँ, चक्र चलाने की बात तो कर ही रहे हैं। हुँ, तो हुँ, कितना बड़ा फैक्टर होंगे, लेकिन मैं एक छोटा उदाहरण आपको केवल जहानाबाद का मैं बता दूं हुँ, हुँ, कि 2019 में लोकसभा चुनाव में ये जो थे से जहानाबाद में एक उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे और वो 10,000 वोट इनका उम्मीदवार ले आया था तेज प्रताप जी, अच्छा। और सुरेंद्र यादव को वहां से चुनाव ये हरवा दिए थे। तो ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर वो 5,000 10,000 वोट अगर ये ले आए तो चुनाव किनको हरवाएंगे ये सबको पता है। चुनाव तो हरवा ही के सुरेंद्र सकते यादव जहानाबाद में आरजेडी के अजेय नेता माने जाते रहे और संजय जी ने हैं। कहा कि एक तेज प्रताप यादव ने अपना आदमी खड़ा करके और सुरेंद्र यादव की हार तय कर दी। विधानसभा चुनाव में अगर वो अपने बूते अपनी गाड़ी घोड़ा लेकर के निकल पड़े हैं कि हमको तो लड़ना है, सुदर्शन चक्र बार बार दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव मौन है, परिवार के भीतर भी चीजों को संभालने सहेजने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो सियासत की विरासत है, लड़ाई उसकी है और तेजस्वी यादव के पास पूरी की पूरी कमान आ गई है। उसमें वो कोई बँटवारा चाहते नहीं हैं, पूरा का पूरा नियंत्रण अपने पास रखना चाहते हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लालू प्रसाद यादव की जितनी भी संतानें हैं, उसमें तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्षम और सुलझे हुए नेता हैं। ला अब ये एक सवाल संजय ने छोड़ा है कि इसका नुकसान कितना होता है, लेकिन होगा। हम अपनी लकीर पर फिर लौट रहे हैं कंक्लूड करने के लिए कि एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी बिहार में एक ऐसी ताकत हैं जो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। उनका जनाधार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बिहार के बाकी मुस्लिम बहुल इलाकों में वो जाएंगे और 6 सीटें नहीं देने का नुकसान तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को ओवैसी पहुंचाएँगे, ऐसा लग रहा है उस भीड़ से जो उनके पीछे चल रही है, उस नारे से जो उनके लिए लगाया जा रहा है और उन तमाम नैरेटिव से जो सेट कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी मैदान में खड़ा होकर के। तो आज ओवैसी की चर्चा हमने की, कल कोई नया मुद्दा होगा। संजय जी और मैं कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए विदाई। नमस्कार।